रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को एक बैलेंस शीट दिया हुआ था और उससे क्या निकालना था, रेशियो निकालना था और कमेंट करना था। लेकिन प्रॉब्लम 1 में क्या दिया हुआ है, कुछ बैलेंस शीट का थोड़ा आइटम दे दिया है और करेंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो कुछ गिवन है, कुछ रेशियोज गिवन है। इनको इसके सहायता से हमें मिसिंग फिगर को निकालना है और मिसिंग फिगर को निकाल के क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो यहां बोल दिया प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड और गिवन इंफॉर्मेशन से बैलेंस शीट बनाना है। तो जो भी मिसिंग फिगर है, मतलब बैलेंस शीट का जो भी आइटम मिसिंग है उसको इसके हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे कि क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और क्या निकालने का जरूरत है। जैसे करंट लायबिलिटीज दे दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, फिक्स्ड एसेट है। तो बाकी और भी बहुत सारे आइटम है, जैसे करंट रेशियो है ना, करंट रेशियो में से क्या निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करंट एसेट निकल जाएगा। अब करंट एसेट में तो कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो इसको अगर घटा देते हैं करंट एसेट से, बाकी कुछ करंट एसेट निकल जाएंगे, अदर करंट एसेट। उसके बाद रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड, यहां से प्रोप्राइटर्स फंड निकलेगा और रिजर्व निकल जाएगा। फिक्स्ड एसेट टू नेट वर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड अगर निकल रहा है तो फिक्स्ड एसेट भी निकल जाएगा। तो ऐसे करके देखो, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब यहां से नेट वर्थ निकल जाएगा और नेट वर्थ अगर निकल गया तो रिजर्व निकल जाएगा। तो ये प्रोप्राइटर्स फंड और नेट वर्थ सेम चीज होता है, नाम अलग है बस। तो चलो सवाल को कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये रहा बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। जैसे कि फिक्स्ड एसेट गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स, पहले फिक्स्ड एसेट होता है तो यहां पे लिख देंगे 6 लाख, ये गिवन है। और उसके बाद करंट एसेट, थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां पे लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में क्या गिवन है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक कितना है 10,000। और भी कुछ निकल सकता है, बाद में देखेंगे उसको। और क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज, तो यहां पे लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना है 2 लाख, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट का दिया हुआ है और बाद में सारा इंफॉर्मेशन बैठाने के बाद दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके मेरा सवाल सही होगा। देखो कैसे करना है, पहले तो हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे, सभी आइटम्स को धीरे धीरे निकालते चलेंगे। वर्किंग नोट्स, पहला 1 नंबर क्या निकालना है, करंट एसेट निकाल लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है करंट रेशियो का और लायबिलिटी भी दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू पुट करेंगे और करंट एसेट निकल जाएगा। तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट रेशियो इक्वल टू 5:2, ये गिवन है। अब करंट रेशियो के जगह पर, सही रेशियो होगा, करंट रेशियो के जगह पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख सकते हैं, इक्वल टू 5/2। ये इस 2 मतलब बाई। अब देखो करंट लायबिलिटी क्या दिया हुआ है, यहां पर 2 लाख, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा करंट एसेट। करंट एसेट डिवाइडेड बाय 2 लाख
इक्वल टू 5/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ इसका इंटू करेंगे तो 10 लाख, और फिर 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड होगा मतलब 5 लाख हो गया। तो करेंट एसेट इक्वल टू ₹5 लाख। ठीक है, अब मुझे करंट एसेट तो 5 लाख पता चल गया, तो देखो करंट एसेट का जो टोटल होगा यहां पर ये 5 लाख होना चाहिए, जहां पर कैश एंड बैंक क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। इसका मतलब 4,90,000 कुछ अदर करंट एसेट है। अब अदर करंट एसेट में और क्या आइटम हो सकते हैं उसको देखना है। देखो ये एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बहुत सारा चीज यहां पे मिल जा रहा है। अब यहां से हम सिर्फ एक आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको नहीं, जैसे स्टॉक को निकाल सकते हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस को या बैंक ओवरड्राफ्ट को। तो जो इंफॉर्मेशन सबसे सुटेबल होगा उसको निकाल लेंगे। जैसे कि स्टॉक हम निकाल सकते हैं क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बोला है यहां पर सवाल में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता या स्टॉक दिया होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट निकालते, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो स्टॉक को निकालते। देखो अब कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक का, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, एसिड टेस्ट रेशियो। थ्री इज टू दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसिड टेस्ट रेशियो के नीचे लिख देंगे इसका फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस स्टॉक और फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम सब कुछ तो निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। और यहां पे करंट लायबिलिटी से क्या माइनस करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी दिया नहीं हुआ है, मतलब अगर यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस चलो लिख ही देते हैं, इक्वल टू 3/2 होता है ना। अब सब कुछ तो हम नहीं निकाल सकते, इसमें से एक चीज निकल सकता है, क्योंकि करंट एसेट पता चल गया, करंट लायबिलिटी पता चल गया, तो अब इन तीनों में से कोई एक हम निकाल सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट निकालो तो इसको रखो, बाकी को हटा दो। अगर स्टॉक निकालना है तो बाकी सबको हटा दो, स्टॉक रख दो, ऐसे करके। तो यहां पे सब कुछ नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया, तो बचा क्या, स्टॉक। सिर्फ स्टॉक को निकाल लेते हैं यहां पर। अगर तुम बैंक ओवरड्राफ्ट भी निकालते हो तब भी तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं करंट एसेट कितना निकला था, करंट एसेट निकला था 5 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख, और इसमें यहां पे माइनस में लिख देते हैं स्टॉक, क्योंकि एक आइटम को निकालना है तो स्टॉक को निकाल लेते हैं 3/2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 10 लाख माइनस इसके साथ इसका इंटू होगा 2 स्टॉक इक्वल टू इसके साथ इसका इंटू होगा 6 लाख। अब इससे इसका माइनस करेंगे 4 लाख, और 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 लाख। देयरफॉर स्टॉक इक्वल टू ₹2 लाख। कैलकुलेट कर लेना, तो ये 2 लाख निकल गया स्टॉक। और कुछ करंट एसेट निकल सकता है क्या, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और कुछ करंट रेशियो से करंट एसेट करंट लायबिलिटी हो गया, एसिड टेस्ट रेशियो से स्टॉक निकल गया, और बाकी कुछ तो करंट एसेट दिख नहीं रहा है, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस ये गिवन है। तो बाकी जो भी करंट एसेट है वो हमारा अदर करंट एसेट हो गए। तो यहां पे हम लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक कितना निकला, 2 लाख का। ठीक है, अभी भी करंट एसेट जो है 5 लाख था, तो और क्या करंट एसेट हो सकता है, तो यहां पे हम डेटर लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब यहां पे उसका नाम दे देंगे अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट में ही सब कुछ आ जाएगा, जो बैलेंस होगा वो। तो यहां पे बैलेंस क्या हो गया, 2,90,000, मतलब 5 लाख में से अगर कैश
और बैंक 10,000 है और स्टॉक 2 लाख है, तो बाकी अदर करंट एसेट कितने हो गए? 2,90,000 का हो गया। इसे भी कैलकुलेट करके दिखाना होगा। तो 3 नंबर, अदर करंट एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट माइनस कैश एंड बैंक माइनस स्टॉक, जो बचेगा वो अदर करंट एसेट। तो यहां पे 5 लाख माइनस 10,000 माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया? ₹2,90,000। तो ये हमने बैलेंस शीट में बैठा दिया पहले से ही। अब क्या निकल सकता है देखेंगे। तो इसका काम हो गया, इसका हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, फिक्स्ड एसेट तो बैठा दिए हैं। अब फिक्स्ड एसेट से यहां पे काम आएगा, देखो ये फिक्स्ड एसेट है और यहां पे इस रेशियो में ये काम आ जाएगा क्या निकालने में? नेट वर्थ निकालने में। तो नेट वर्थ निकल जाएगा तो इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अब करेंगे। देखो 4 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज नेट वर्थ। यही नेट वर्थ है। प्रोप्राइटर्स फंड को हम लोग नेट वर्थ भी कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ, रेशियो क्या दिया हुआ है? 0.75:1, ये रेशियो गिवन है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये 2 मतलब होता है बाई, और 2 के पहले जो है उसको ऊपर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, और 2 के बाद जो है उसको नीचे लिख देंगे नेट वर्थ इक्वल टू बाई 1। फिक्स्ड एसेट तो 6 लाख पता ही है, तो इसको बैठा देते हैं और नेट वर्थ निकल जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई नेट वर्थ इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे? 0.75 से इसको डिवाइड करना है तो नेट वर्थ निकल जाएगा। देयरफॉर नेट वर्थ इक्वल टू ₹8 लाख। तो डिवाइड करने पर कितना आया? 8 लाख आ गया। अब इस नेट वर्थ में रिजर्व इंक्लूड है, सवाल में बोल दिया है। अगर नहीं बोलता फिर भी हम लोगों को पता रहना चाहिए कि प्रोप्राइटर्स फंड में रिजर्व हमेशा इंक्लूड होता है, अगर बैलेंस शीट में है तो रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो क्या है? 1:4 के रेशियो में इंक्लूड है। मतलब 1 पोर्शन जो है वो रिजर्व है और 4 पोर्शन क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड है। तो देखो नेट वर्थ 8 लाख है, जिसमें 1:4 में प्रोप्राइटर्स फंड और रिजर्व है। मतलब अगर 1:4 है तो रिजर्व का पोर्शन हो गया 1/5 और प्रोप्राइटर्स का पोर्शन हो गया 4/5, ठीक ना। टोटल में जब हम रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, रेशियो में डिवाइड करते हैं तो नीचे टोटल कर देते हैं इसका। तो उसी प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे रिजर्व का। तो 5 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व इक्वल टू 1/5 ऑफ नेट वर्थ, नेट वर्थ का 1/5। तो 1/5 इंटू ₹8 लाख, ठीक है। तो कितना निकला? ₹1,60,000
60,000, ये हो गया रिजर्व। अब रिजर्व पता चल गया, नेटवर्थ इतना है, तो बैलेंस जो 6,40,000 वो क्या है, वो है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो हम लोग शेयर कैपिटल लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जब रिजर्व पता चल गया तो बाकी शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल इक्वल टू नेटवर्थ माइनस रिजर्व। नेटवर्थ कितना है माइनस रिजर्व 1,60,000 इक्वल टू ₹6,40,000 का शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको पहले पुट करते हैं। तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन मिला, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 6,40,000। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 1,60,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड 8 लाख। ठीक ना, तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा। अब देखो और कुछ निकलना है क्या, यहां से तो और कुछ निकल नहीं सकता है। अब बैलेंस करके अगर कुछ निकलता है तो उसे देखेंगे। फिक्स्ड एसेट 6 लाख है, और यहां पे ये जोड़ के कितना आया 5 लाख। 6 लाख और 5 लाख 11 लाख। यहां पे 8 लाख और 2 लाख 10 लाख। तो बाकी 1 लाख है क्या, देखना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड में 1 लाख का कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो अब हेडिंग को देखते हैं। पहले शेयर कैपिटल आता है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब आते हैं ना। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह हो सकता है, तो जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोन में डाल देते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख का है। तो यहां पे लिख देते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। जो बेस्ट एजम्पशन होगा उसी को हम लोगों को लिखना है। तो बेस्ट एजम्पशन ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स है 1 लाख। तो यहां पे कितना हो गया 11 लाख। टोटल में देखो बैलेंस हो गया 11 लाख। और ये जो मैंने निकाला इसको भी वर्किंग नोट में दिखाना है। तो देखो वर्किंग नोट में दिखाएंगे 7 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट जो है और करेंट एसेट जो है दोनों को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया, क्योंकि हमें एसेट साइड का तो सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है, तो यही टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया। अब इसमें से जब हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड को माइनस करेंगे, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, यही दोनों को जोड़ के आ गया, माइनस करेंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट कितना था 6 लाख प्लस 5 लाख, करंट एसेट में सारा जोड़ के 5 लाख, माइनस प्रोप्राइटर्स फंड कितना निकला था 8 लाख, और माइनस करेंट लायबिलिटी 2 लाख। तो ये हो गया ₹1 लाख का लॉन्ग टर्म लोन। तो इसको तो मैंने पहले से ही बैलेंस शीट में लिख लिया, तो बैलेंस शीट टोटल हो चुका है। तो अब समझ में आया कैसे करना है। देखो बैलेंस शीट टोटल है, बैलेंस शीट टैली कर चुका है, तो ऐसे करके बनाना है। और एक सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
From the following information, prepare a summarized balance sheet in the books of X Limited as at 31st December 2019, assuming the capital is composed of equity share of rupees 10 each. मतलब यहाँ पे बोल दिया है जो भी कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 रुपया करके ईच है। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे कि लिक्विड रेशियो दे दिया, करंट रेशियो, एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो, मतलब एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो, और वर्किंग कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे पहले कहां से स्टार्ट करना है, कुछ तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अमाउंट का। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। और करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसमें भी करंट एसेट लायबिलिटी, इसमें भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों आ रहा है ना, तो इन दोनों के साथ एक रिलेशन है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम, करंट एसेट निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो पहला काम मेरा यही होगा कि करंट एसेट निकालना और करंट लायबिलिटी निकालना। उसके बाद क्या करेंगे, लिक्विड रेशियो का यूज करके, लिक्विड रेशियो मतलब वही एसिड टेस्ट रेशियो, इसका यूज करके हम लोग स्टॉक निकाल लेंगे। क्योंकि देखो बैंक ओवरड्राफ्ट जब गिवन है तो स्टॉक निकाल लेंगे, और स्टॉक गिवन होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट निकाल लेते, ठीक ना। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, तो दिया हुआ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस जब दिया हुआ है तो यहां से शेयर कैपिटल निकल सकता है। जब हम प्रोप्राइटरशिप फंड निकाल लेंगे, फिक्स्ड एसेट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां पे फिक्स्ड एसेट नहीं दिया हुआ है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन को यूज करना है उसे करते हैं। तो ये बैलेंस शीट है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इन सब सवाल को बनाने का एक ही तरीका होता है, जो भी मिसिंग फिगर है उसको एक एक करके निकालते चलो, एक के साथ एक लिंक जोड़ो और निकालते चलो, देखना अपने आप बैलेंस शीट बन जाएगा। जैसे जैसे मिसिंग फिगर निकलेगा वैसे वैसे तुम्हारा बैलेंस शीट बनता चलेगा। तो जो जो इंफॉर्मेशन है उसे पहले लिख लेते हैं। यहां पे इंफॉर्मेशन है वर्किंग कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और बैंक ओवरड्राफ्ट का। वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल के बाद यहां पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 60,000, ये तो गिवन है। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी में आता है। थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंडर में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया 20,000, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन है, बाकी और कुछ गिवन ही नहीं है। तो चलो बनाते हैं वर्किंग नोट्स। तो पहले निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना है रुपीज दिया हुआ है 1,20,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000। ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी किसी एक का मान निकाल लेना है। तो करंट लायबिलिटी को इधर लेके चले जाते हैं तो करंट एसेट का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे और करंट एसेट इक्वल टू 1,20,000 प्लस CL, ठीक है। ये निकल गया करंट एसेट का वैल्यू। इसके बाद करंट रेशियो का यूज करना है।
करंट रेशियो इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है, मतलब 2.5:1 है, ठीक ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5/1। अब करंट एसेट का तो मान पता है हमें, तो करंट एसेट की जगह पे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों मिसिंग है तो हमें इस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, इसीलिए तो वर्किंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो करंट एसेट के जगह पे लिखेंगे 1,20,000 प्लस CL डिवाइडेड बाई CL इक्वल टू 2.5/1। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ इसका 2.5 CL इक्वल टू 1,20,000 प्लस CL 1 से गुना कर दिए, देयरफॉर CL इक्वल टू, अब ये CL क्या होगा, यहां पे माइनस हो जाएगा तो आएगा 1.5 CL, और 1,20,000 को 1.5 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 80,000। तो करंट लायबिलिटी अब पता चल गया 80,000 है। देखो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट था 20,000 का, तो करंट लायबिलिटी में और 60,000 अदर करंट लायबिलिटी है, इसका मतलब तो अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी 60,000 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब जब करंट लायबिलिटी निकल गया है तो करंट एसेट निकाल लेंगे। देखो CL के जगह पे क्या बैठाएंगे, 80,000 बैठा देंगे, तो 2 लाख का करंट एसेट हो गया, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल टू 1,20,000 प्लस ये CL के जगह पे क्या लिखेंगे 80,000 इक्वल टू ₹2 लाख। 2 लाख क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। चलो करंट एसेट भी मुझे पता चल गया कि 2 लाख है। अब जब मुझे पता चल गया कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितना है, तो लिक्विड रेशियो का आप यूज कर सकते हैं। देखो लिक्विड रेशियो का यूज करके स्टॉक निकाल लेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो पता ही है, तो निकलेगा क्या, स्टॉक। तो स्टॉक को निकालते हैं अब। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अब लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो 1.5/1 है, इक्वल टू करंट एसेट अभी निकला है 2 लाख माइनस स्टॉक, करंट लायबिलिटी 80,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट तो गिवन है 20,000 का। स्टॉक निकल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक मिसिंग है, तो अब इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको माइनस करने पर कितना आया, इसको माइनस करने पर आया है 60,000, तो पहले इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आएगा 2 लाख माइनस स्टॉक इक्वल टू ये 60,000 है, 1.5 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, देयरफॉर स्टॉक इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देना है, इक्वल टू क्या होगा 1,10,000, और जो माइनस माइनस था वो कट गया, मतलब यहाँ पे माइनस रहा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो वो माइनस माइनस कट गया, तो स्टॉक का वैल्यू क्या निकला 1,10,000। तो इसको बैठा देते हैं करंट एसेट में, तो यहां पे लिखेंगे करंट एसेट में स्टॉक निकल चुका है, कितना है 1,10,000
और करंट एसेट था कितना, करंट एसेट था 2 लाख का करंट एसेट था टोटल में, मतलब ये करंट एसेट टोटल में कितना आना चाहिए 2 लाख, अभी भी 90,000 कुछ कम है, तो 90,000 क्या कम है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे अदर करंट एसेट। देखो यहाँ पे और कुछ क्या निकल सकता है देख लेंगे, तो उसको लास्ट में हम लोग बैलेंस करके बैठा सकते हैं। अब निकालते हैं एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट निकालेंगे, प्रोप्राइटर्स फंड निकालेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, मतलब प्रोप्राइटर्स फंड से रिजर्व एंड सरप्लस को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसको करते हैं। तीन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड proprietors fund, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रोप्राइटर्स फंड। तो लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो इक्वल टू कितना है 1.75। अब सिर्फ 1.75 है, मतलब 1:1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले क्या है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाय 1। अब देखो, ना तो मुझे फिक्स्ड एसेट पता है और ना ही प्रोप्राइटर्स फंड पता है। अब जो दोनों मिसिंग है, अब तो निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई एक दिया रहता और एक निकालना है तब तो आसानी से निकाल देते, लेकिन अब यहां पे निकाल नहीं पाएंगे। अब निकालने के लिए क्या होगा, अब समझना पड़ेगा कि प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटर्स का फंड का मतलब होता है, अगर हम लायबिलिटी, थोड़ा सा जगह छोड़ के करते हैं, अगर लायबिलिटी रूट में जाए, अगर लायबिलिटी रूट से जाए कि लायबिलिटी साइड से अगर प्रोप्राइटर्स फंड पता लगाना है, तो उसका मतलब होता है जैसे कि प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक ना, ये सब होगा, ये हो गया लायबिलिटी रूट। लेकिन अगर एसेट रूट से जाना है, एसेट रूट से अगर जाते हैं तो प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अभी नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी हो सकता है फॉर्मूला, या फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल तो मुझे पता ही है 1,20,000, तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे और फिर करंट लायबिलिटी 80,000 लिखेंगे, तो 1,20,000 ही हो रहा है माइनस करके देखा जाए तो डायरेक्ट 1,20,000 जोड़ो या 2 लाख माइनस 80,000 करो, एक ही बात है। तो ऐसे करके क्या निकल जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड निकल जाएगा। तो और थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम से, जैसे कि ये जो फॉर्मेट है इससे समझ लेते हैं। जैसे यहां पर कुछ फिक्स्ड एसेट आया और कुछ करंट एसेट है, इन सबको जोड़ दिए तो ये टोटल हो गया। अब क्या करना है, इसे माइनस करेंगे। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों को जोड़ के क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड। मतलब क्या हुआ, ये टोटल ऑफ बैलेंस शीट, इधर का टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस करंट लायबिलिटी निकल गया, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये है प्रोप्राइटर्स फंड। मतलब प्रोप्राइटर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आया? तो हमें इसका यूज करना है, क्योंकि देखो यहां पे फिक्स्ड एसेट आ रहा है ना, जब क्वेश्चन में दोनों मिसिंग है तो क्या करना है, किसी एक चीज को ना डबल कर दो।
अपने आप निकल जाएगा। देखो यहां पे लिखेंगे और शॉर्ट में लिखते हैं फिक्स्ड एसेट FA डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड को लिख दिए। अब तो आसान हो गया क्योंकि वर्किंग कैपिटल मुझे पता है। अब फिक्स्ड एसेट निकल जाएगा आराम से। फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,20,000 इक्वल टू, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे इसको और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले इसके साथ इसका करते हैं या इसके साथ इसका, तो इसके साथ पहले इसको कर लेते हैं। FA इक्वल टू, फिर इसके साथ इसका 0.75 FA प्लस इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 90,000 आ गया। और अब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 FA है और 0.75 FA, तो इसका मतलब 0.25 FA रह गया इक्वल टू 90,000। और देयरफॉर FA इक्वल टू, FA मतलब फिक्स्ड एसेट। अब ये 0.25 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3,60,000 आ गया। अब जब फिक्स्ड एसेट पता चल गया है तो प्रोप्राइटर्स फंड भी पता चल जाएगा। तो फिर से करेंगे अगेन, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू 0.75 बाई 1। फिक्स्ड एसेट के जगह पे लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट को 3,60,000 डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू 0.75 माइनस 1, सॉरी डिवाइडेड बाय 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्या हो रहा है कि इससे इसका डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा, और प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू 4,80,000 हो गया। जब इसको डिवाइड किए तो ये 4,80,000 हो गया। तो प्रोप्राइटर्स फंड पता चल गया। अब क्या निकालना है, शेयर कैपिटल। जब प्रोप्राइटर्स फंड पता चल गया, शेयर कैपिटल भी पता चल जाएगा। कैसे, इसमें से घटा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस को। तो लिखेंगे 4 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस तो गिवन है। जैसे अगर प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला देखें, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, यही ना होता है। अब प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, सवाल में बोल ही दिया है कि कैपिटल जो है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्लस प्रेफरेंस शेयर भी लिखते। अब जो गिवन है उसको लिख देते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, 4,80,000। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो निकालना है तो यहां पर लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिजर्व कितना है, रिजर्व है 60,000। तो 60,000 माइनस कर देंगे 4,20,000। तो देयरफॉर इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू 4,20,000 हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी पता चल गया। अब क्या निकालना है, बाकी सब पुट कर देते हैं।
तो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया? 4,20,000। ठीक है, और 10 ईच करके बोला था तो नंबर भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैसे 42,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये लिख देंगे, ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। देखो इन दोनों को जोड़ के प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा 4,80,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे 20,000 है, लेकिन करंट लायबिलिटी निकला कितना था? करंट लायबिलिटी आया था 80,000। तो जो बैलेंस है उसे अदर करंट लायबिलिटी का नाम दे देते हैं, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अदर करंट लायबिलिटीज, इसी में सारा कुछ आ गया। कैसे निकला? 80,000 में से 20,000 घटा दिए तो यहां पे 60,000 आ गया अदर करंट लायबिलिटी। 30,000 का हिसाब मिल गया करंट लायबिलिटी का। करंट एसेट का अभी तक हिसाब नहीं मिला है। करंट लायबिलिटी कितना है? सॉरी, करंट एसेट 2 लाख है, और यहां पे 1,10,000 स्टॉक मिला है। तो बाकी क्या हो गया? अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट मतलब 2 लाख माइनस 1,10,000, तो 90,000 का अदर करंट एसेट हो गया। फिक्स्ड एसेट भी निकाले थे। फिक्स्ड एसेट्स कितना निकला था? 3,60,000 निकला था। और कुछ बैठाना है, देख लो। देखो, लिक्विड रेशियो से स्टॉक निकल गया, करंट रेशियो से करंट एसेट करंट लायबिलिटी हो गया, फिक्स्ड एसेट निकल चुका है, प्रोप्राइटर्स फंड निकल चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी निकल गया इससे, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सारा कुछ ले लिए हैं। और कुछ जरूरत नहीं है। अब देखेंगे बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं। अगर बैलेंस शीट मैच किया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैलेंस करके कोई ना कोई एसेट निकालना पड़ेगा, एसेट या लायबिलिटी। किसी सवाल में तो इन्वेस्टमेंट भी निकालना होगा, समझ लो। इन्वेस्टमेंट कितना है? अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो नील। तो ये कितना हुआ टोटल करके हो रहा है यहाँ पे 5,60,000, और यहाँ पर भी 5,60,000। देखो बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट है ये सवाल। समझ में आया? तो घर में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, सेम टाइप का ही है। ये दोनों जो सवाल बनाए हैं इसी से रिलेटेड है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, इस सवाल को बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है। जल्दी से जल्दी इसको बनाकर व्हाट्सएप में सेंड कर दो। मैं चेक करके उसके बाद तुम लोगों को बताऊंगा कहाँ क्या गलती हुआ है। तो इसको जल्दी से बनाओ और सेंड करो व्हाट्सएप में।